स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेस्ट परीक्षा गुरुकुल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम सी टेट के लिए इम्पॉर्टेंट CDP जीके देखेंगे जो कि होगा पेपर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के लिए। देखिए दोस्तों ये जो जीके होगा या प्रश्न होगा ये आपके 1 जनवरी 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था सी टेट का ऑनलाइन जो हुआ था कंप्यूटर बेस्ड, ये उसी का प्रश्न है। ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट होगा। इसी प्रकार के वीडियो हम बहुत सारे लाएंगे इसी चैनल पर, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो भी सी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए अभी हाल ही में जो है सी टेट दिसंबर 2024 का जो है फॉर्म स्टार्ट हुआ है, तो आप भी अगर सी टेट में अप्लाई नहीं किए हैं या फॉर्म फिल नहीं किए हैं तो जाकर फॉर्म ज़रूर फिलअप कर लें। अभी इसका जो है डेट स्टार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग के विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों में विकसित होते हैं? आपको बताना है। देखिए ऑप्शन है, विकास एक आयामी होता है, विकास एक दिशीय होता है, विकास एक असतत प्रक्रिया है, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होती है। बताइए दोस्तों कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग का विकास विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों में विकसित होता है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होती है। मतलब सबसे पहले दोस्तों एक शिशु का जो है सिर का विकास होता है, उसके बाद जो है ये जो विकास है पैर के अंगूठे तक जाता है, ये इसे बोलते हैं शीर्षगामी। अधोगामी दोस्तों आपका मध्य से बाहर की ओर या केंद्र से बाहर की ओर इस प्रकार से विकास होता है। लास्ट में जो है विकास यहाँ पर हाथों की जो उंगली है इसमें होता है, इसमें आपका जो है नियंत्रण आ जाता है। तो यही है विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होती है। इसे याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? चलिए कथन पढ़ते हैं। बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। ये कथन तो बिल्कुल सही है। बचपन वह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। देखिए ये कथन गलत है। सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती, तो देखिए सोच जो है सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित होता है, तो ये भी कथन गलत हो गया। बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित होता है। देखिए बच्चों का विकास आनुवंशिकता पर ही नहीं पर्यावरण पर भी आधारित होता है, ये भी कथन गलत है। मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों यही सही रहेगा। बच्चों का जो विकास है वो सामाजिक और सांस्कृतिक होता है। समाज में ही तो बच्चों का विकास होता है, संस्कृति से प्रभावित होते हैं, तो ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया कहलाती है? अनुकूलन, अधिगम, समाजीकरण या परिपक्वता? बताइए दोस्तों। आप सभी दोस्तों जो है कमेंट जरूर कीजिएगा इसका सही उत्तर क्या रहेगा। आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों परिपक्वता। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर होगा। देखिए परिपक्वता जो है एक प्राकृतिक विकास है दोस्तों, जो होती रहती है, सतत होती है। ये एक बच्चा जन्म लेता है फिर बड़ा होते जाता है, उसमें परिवर्तन होते जाता है। तो ये जो है प्रकट होने वाली जो प्रक्रिया है आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से, तो ये परिपक्वता कहलाती है। ऑप्शन डी ये सही रहेगा। देखिए चौथा प्रश्न है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समाजीकरण का प्राथमिक और द्वितीयक कारक है। आपको बताना है, थोड़ा सा प्रश्न मिस्टेक हो गया है। समाजीकरण का प्राथमिक और समाजीकरण का द्वितीयक कारक क्या है? परिवार विद्यालय, मीडिया और परिवार, विद्यालय तथा मीडिया, मीडिया और पास पड़ोस? बताइए दोस्तों प्राथमिक और द्वितीयक कारक समाजीकरण का। तो देखिए इसका सही उत्तर है परिवार तथा विद्यालय। परिवार जो है समाजीकरण का पहला कारक है और विद्यालय द्वितीयक कारक है। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। देखिए आपके सी टेट एग्ज़ाम के लिए नहीं, आपके राज्य वाले जो टेट होते हैं जैसे MP टेट है, CG टेट है, झारखंड टेट है, हरियाणा टेट है, एच टेट, MP टेट, UP टेट, सुपर टेट, सभी प्रकार के टेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। पांचवा प्रश्न देखिए, लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का अधिकार
आधार क्या होता है? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, दंड और आज्ञा पालन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। बताइए दोस्तों, लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार जो 7 से 8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या होता है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, दंड और आज्ञा पालन। ये जो है आधार होता है। सबसे पहले जान लीजिए, देखिए लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है जिसके 3 स्तर हैं। वो स्तर हैं, सबसे पहला ये इसे कहते हैं पूर्व परंपरागत दोस्तों, पूर्व परंपरागत जिसकी आयु है 4 से 10 वर्ष। फिर आता है परंपरागत, केवल परंपरागत, इसका 10 से 13 है। और फिर उत्तर परंपरागत मतलब बात का, तो इसका जो है 13 से ऊपर माना गया है। तो 4 से 10 के अंतर्गत ही ये दंड और आज्ञा पालन आता है, जिसमें बच्चा दंड और भय के कारण ही आज्ञा का पालन करता है। आप इसे सामान्य रूप से इस प्रकार से समझ सकते हैं कि दंड के भय से ही वो आज्ञा का पालन करता है और नैतिक निर्णय लेता है। तो ऑप्शन सी ये सही उत्तर हो जाएगा। छठवां प्रश्न देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीन पियाजे से संबंधित प्रश्न आता ही है। जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? वस्तुओं को किसी एक आयाम से जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता, चिंतन का वर्णनात्मक रूप से जैसे कहानी कथन में होता है। ये ऑप्शन डी, स्थानों जैसे अपने विद्यालयों का स्थानिकीय मानचित्रण करने की क्षमता। बताइए दोस्तों, जीन पियाजे ने क्रमबद्धता का अर्थ किस रूप से परिभाषित किया है या किस रूप में? तो देखिए छठवां का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। मतलब आप अगर बच्चों को जो है विभिन्न लंबाई वाले क्षण प्रदान करते हैं, जैसे इस प्रकार से ये इतना ये, और उन्हें बोलेंगे आप कि इसे क्रम में जो है जमाओ, तो इसे वो जानते हैं। मतलब वो छोटे से बड़े के क्रम में उसे जमाएंगे तो ये जो है उसमें क्रमबद्धता आ जाती है। और ये क्रमबद्धता दोस्तों 7 से 11 वर्ष में बालकों में आ जाती है, बच्चों में। और ये जो अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है, इसे भी याद रखिएगा। क्रमबद्धता पूरी तरह से जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है, जो कि तृतीय अवस्था कहा जाता है। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी है। पहला है संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा मूर्त और चौथा अमूर्त। देखिए 7वां प्रश्न है, 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? बताना है जीववाद है, केंद्रीयता है, परिकल्पित निगमनात्मक है या संक्रमण परिणाम निकलना है। बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा केंद्रीयता। केंद्रीयता मतलब वो खुद की सोच पर ही आधारित है, वो दूसरों के जो है दृष्टिकोण को नहीं देख रही है। चिकनी मिट्टी के अगर गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच के पीछे का तर्क है केंद्रीयता। एक और उदाहरण, जैसे एक चौड़ा जो है बर्तन है, इसमें पानी रखा जाए, पानी हालांकि बराबर है 100 ml मान लीजिए, और एक में लंबा ही ये गिलास जैसा, और इतना ही इसमें भी है पानी 100 ml। तो इसमें बच्चा जो है इसमें पानी ज़्यादा है बोलेगा, ये जो है लंबा वाले गिलास में। तो इस प्रकार से ये जो है सोच में, ये सोच है उसका केंद्रीयता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखिए, लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आधारित है सामाजिक संरचना पर, व्यवहारवाद पर, मनोविश्लेषण पर, सार्वभौमिकता पर। बताइए लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो देखिए दोस्तों, जो लेव वाइगोत्स्की है उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, तो उनका जो सिद्धांत है वो सामाजिक संरचना पर आधारित है। इन्होंने समाज को, संस्कृति को और भाषा को महत्वपूर्ण माना है, इसे भी याद रखिएगा। 9वां प्रश्न देखिए, लेव वाइगोत्स्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? मतलब बच्चा जब खुद से बात करता है तो उसे लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? प्राइवेट स्पीच कहा है, निजी संवाद, टॉक अलाउड कहा है, उच्च स्वर में वार्ता, स्कैफोल्डिंग कहा है, पाठ,
या ईगोसेंट्रिज्म का है स्व केंद्रित केंद्रीयवाद? बताइए। ले वाइगोस्की ने जब बच्चा स्वयं बात करता है तो उसे क्या कहा है? तो देखिए दोस्तों, उसे प्राइवेट स्पीच कहा गया है, निजी संवाद, याद रखिएगा। और जीन पियाजे के अनुसार ईगोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रीयवाद या स्व केंद्रीयवाद, ये जीन पियाजे से संबंधित और ये ले वाइगोस्की। 10वां प्रश्न देखिए, प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है? ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, योग्यता आधारित स्थायी अलगाव, सहयोग पूर्ण अधिगम, पुरस्कार और दंड का प्रयोग। बताइए प्रगतिशील कक्षा का विशेषता क्या हो सकता है दोस्तों? तो देखिए, प्रगतिशील कक्षा का विशेषता क्या है? सहयोग पूर्ण अधिगम, आप दूसरों का मदद करते हैं, आपके जो साथी है मतलब सहयोग के साथ जो है अधिगम करते हैं, तो यही जो है प्रगतिशील कक्षा का उदाहरण है, जहाँ पर बच्चे एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखिए, एक बच्चे में दूसरे की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यह बुद्धि के किस रूप को दर्शाती है? स्थानिकी संबद्ध बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, या ऑप्शन डी है प्राकृतिक बुद्धि। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो दूसरों की इच्छाओं को समझने, नियत को समझने की योग्यता जो है अंतरावैयक्तिक बुद्धि कहलाती है। और ये जो सभी बुद्धि है दोस्तों, ये चारों ऑप्शन में है। ये जो है हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। हार्वर्ड गार्डनर ने जो है बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, उन्होंने 9 बुद्धि बताई है बहुबुद्धि का सिद्धांत में, हार्वर्ड गार्डनर ने। और जब कोई दूसरों की नियत इच्छाओं को समझने लगता है वो अंतरावैयक्तिक बुद्धि कहलाती है। इसमें आपको मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, ये सभी आपके इसमें उदाहरण में आएंगे। अंतःवैयक्तिक बुद्धि में आत्मकथाकार आते हैं जो अपने आप को स्वयं अच्छे तरह से जानते हैं। स्थानिकी बुद्धि में मूर्तिकार आते हैं जो उसका जहाज चालक आते हैं, ये स्थान के बारे में जो है जानकारी रखते हैं। प्राकृतिक बुद्धि में प्रकृति के संबंधित ज्ञान रखने वाले आते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? आपको बताना है इसमें। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन सा कथन प्रस्तावित है? तो वो कथन है दोस्तों ऑप्शन जो है सी, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। बहुभाषी दोस्तों, एक कक्षा में जो है बहुभाषिता होनी चाहिए, मतलब अलग अलग क्षेत्र से जो बालक आते हैं अलग अलग भाषा बोलने वाले होते हैं, तो इससे जो है बहुत लाभ होता है अधिगम में। ऑप्शन सी ये जो है सही है और यही कथन जो है 2020 जो है नई शिक्षा नीति में कहा गया है। 13 प्रश्न देखिए, जेंडर भूमिकाएं होती है अधिगृहित व्यवहार, जन्मजात व्यवहार, जैविक संरचना या आनुवंशिक निर्धारित। बताइए जेंडर भूमिकाएं क्या होती है चारों ऑप्शन में से? तो देखिए दोस्तों, ये लर्न बिहेवियर होती है, अधिकृत व्यवहार, अधिगृहित व्यवहार होती है। जैसे समाज ही जो है इसमें डिसीजन लेता है बहुत सारे, जैसे स्त्रियां घर के काम करेंगी, पुरुष बाहर के काम करेंगे आदि जो है। तो इस प्रकार से जो है ये जेंडर भूमिकाएं जो होती है अधिगृहित व्यवहार होती है, जो समाज के हित को रख के ध्यान में रखा जाता है। तो इसी में आती है, ऑप्शन ए जो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना, छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्रों को इसके अनुसार रूपांतरित करना, प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना, छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना। बताइए सही उत्तर क्या रहेगा? सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य। देखिए आपके सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि अभी जो एग्ज़ाम है वो सीटेट का ऑफलाइन होता है, लेकिन जो प्रश्न का लेवल है दोस्तों वो बहुत ही अच्छा होता है। तो आपको सभी प्रश्न जो है आने चाहिए, आप प्रैक्टिस आपको करना बहुत ज़रूरी है। हम आपको लगभग प्रतिदिन जो है आपका प्रैक्टिस सेट कराएंगे, वीडियो लाएंगे, तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखे रहिएगा। और भी प्रश्न कराएंगे आपका, जैसे साइंस का है, सोशल साइंस है, आपका हिंदी है, आपका सीटेट में जो भी आते हैं प्रश्न या सब्जेक्ट वो सभी कराया जाएगा। जरूर सब्सक्राइब करके रखे रहिएगा। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा छात्रों की समझ को आंकना, पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना। ये जो है सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य होता है, इसे याद रखिएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए, अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए?
तो देखिए दोस्तों, ये जो ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया है, गलत इसमें प्रिंट हो गया है। अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने के लिए पहले एक शिक्षक को जो है किन बातों पर विचार करना चाहिए। तो पाठ योजना का निर्माण है, इसमें अच्छे विधि है, ये सभी आएंगे दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल गलत है सभी, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा कि जितने भी अच्छा आंसर होगा आपके ऑप्शन में अगर पेपर में आ जाए तो बेस्ट आंसर को आपको चुनना होगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है। देखिए समावेशी शिक्षा क्या कहता है, योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। ये जो है आपका समावेशी शिक्षा का जो है अर्थ है दोस्तों। योग्यताओं से परे होकर मतलब सभी बच्चों को समान अधिकार देकर, समान अवसर देकर जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, ये उसका उद्देश्य है और अर्थ भी। 17वां प्रश्न देखिए, असर्शन दिया गया है, पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। कारण है, शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। बताइए दोस्तों, कथन कारण सही है कि गलत है। तो देखिए ऑप्शन ए जो है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की जो है आर सही व्याख्या करता है ए की, तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। दोनों कथन बिल्कुल सही है। इसमें बिल्कुल सही कहा गया है कि जो शिक्षक है उसे अपनी शिक्षा को जो है अपने पाठ्य सामग्री और विद्यार्थियों के अनुकूल बनाकर ही रखना चाहिए। दोनों कथन जो एक दूसरे से बिल्कुल मेल खाते हैं, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए, एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतरान करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करती है? पठन वैकल्प्य या डिसलेक्सिया, आलेख वैकल्य या डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया या गणन वैकल्य, या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ध्यान एवं अति सक्रियता विकार। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, डिस्ग्राफिया कहा जाता है। अगर लिखने संबंधी कठिनाई आ रही है तो डिस्ग्राफिया, पढ़ने संबंधी कठिनाई आएगा दोस्तों तो डिसलेक्सिया है, और कैलकुलेट करने संबंधी जो गणना तो डिसकैल्कुलिया है। इसे याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है इसका, इस प्रश्न का। 19 नंबर प्रश्न देखिए, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? व्यक्तिगत विभिन्नता दोस्तों, तो देखिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, इसे याद रखिए दोस्तों। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? अपसारी चिंतन, आवेगशीलता, सोच में केंद्रीकरण, अभिसारी चिंतन। बताइए, जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं दोस्तों उनका आंसर आप कमेंट में बताइएगा प्रश्न क्रमांक लिखकर कि कौन कौन से ऑप्शन जो है सही है, या आप लिख ही दीजिएगा उसका सही उत्तर। तो देखिए सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है दोस्तों अपसारी चिंतन, ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अभिसारी चिंतन मतलब केवल एक दिशा में सोचना, लेकिन अपसारी चिंतन दोस्तों चारों दिशाओं में, या आप बोल सकते हैं सभी दिशाओं में सोचना, यह अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो ये सृजनात्मकता का जो है लक्षण है। सृजनात्मक जो बालक होते हैं उनका जो विचार करने की क्षमता है या तर्क करने की वो अच्छा होता है दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न देखिए, छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? सक्रिय अन्वेषण द्वारा, तो ये तो बिल्कुल सही है। खेल द्वारा, ये भी सही है। पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, ये भी सही है। सहपाठी और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा, देखिए सहपाठी के साथ भी रहकर सीखते हैं, अपने से बड़ों के साथ भी, किसी पदार्थ को तोड़कर फोड़कर प्रयोग करके, खेल से भी सीखते हैं और खोज से भी सीखते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ऑप्शन जो डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी जो है यहाँ पर जो कथन दिया गया था वो सभी सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखिए, एक अध्यापिका बच्चों को फ़ोन नंबर रटने के लिए फ़ोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूहों में बांटकर याद करना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई यह रणनीति कहलाती है खंडीकरण, कुटलेखन, स्वांगीकरण या अनुकूलन। बताइए दोस्तों 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? तो देखिए दोस्तों 10 अंक का जो मोबाइल नंबर है उसे 3-4 अंकों के समूह में बांटकर याद कराती है,
तो यह जो है रणनीति खंडीकरण कहलाती है दोस्तों। खंड खंड में बांटकर जो है याद कराना मतलब सिखाना दोस्तों। 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञान का अर्जन, विषय वस्तु को रटना, दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण, उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंधन। बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए दोस्तों, विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए वातावरण से सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञान का अर्जन। मतलब जो भी चीज़ें हैं जैसे कक्षा के अंदर कराई जाती है उसे आपको परिवेश से जोड़ना है और इसी प्रकार से जो है सिखाना है। तो ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य करता है? तो देखिए, जो सी ऑप्शन है ये वाला, ये इसमें सही है। दूसरा और तीसरा पढ़ लेते हैं। दूसरा और तीसरा में क्या दिया है? परामति विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती है। बिल्कुल सही। अरुंधति नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधित संकेतों के इस्तेमाल पर बल देती है। तो दूसरा और तीसरा जो है सही है दोस्तों। किसके लिए? सामाजिक संरचनात्मक उपागम के लिए। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पहला दूसरा ऑप्शन सभी, दूसरा और तीसरा इसमें से सही है। 25 नंबर प्रश्न, एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं? ऑप्शन देखिए, अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके, समस्याओं के हल हेतु अटल तरीके के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, निष्क्रिय रटन पद्धतियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। सही उत्तर क्या रहेगा? सब छात्र में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं आप? तो देखिए, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा? कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना, विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, रट्टा मारकर सीखने को प्रोत्साहित करना, शिक्षक द्वारा श्याम पट्ट पर लिखे गए उत्तरों का नकल करना। अब बताइए दोस्तों, इसका उत्तर क्या रहेगा? कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा? जो सीखने को, तो देखिए सीखने को सुसाध्य करेगा दोस्तों ऑप्शन बी, एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए, अलग अलग छात्र जो है समस्या पर अलग अलग विचार करेंगे और जैसे एक शिक्षक जो है समस्या समाधान प्रदान करके ही जो है बच्चों की तर्क क्षमता को विकसित करता है। तो ऑप्शन बी इस हिसाब से सही उत्तर होगा। इसमें चारों ऑप्शन में सबसे बेहतर है। 27 नंबर प्रश्न देखिए, विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं। उनमें भावना उत्पन्न होगी शर्म की, गुस्सा की, गर्व की, उत्कंठा की। अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं। तो देखिए, अगर वो अपने को ही खुद को ही अच्छा मान रहा है इसमें, तो उनमें जो भावना होगा उत्पन्न होगा वो होगा प्राइड की, गर्व की। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 28 नंबर प्रश्न देखिए, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। यह कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने का मौका देता है। वर्जित आ गए दोस्तों, तो बिल्कुल गलत कर दिया ये। यह अध्यापक की निर्देश अवधि का काफ़ी समय बचाता है, ये भी गलत है। यह बच्चों में आज्ञापरायणता पैदा करता है, गलत है दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाता है। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर रहेगा। 29 नंबर प्रश्न देखिए, बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पनों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? आप एग्जाम में याद रखिएगा,
सही नहीं है या सही है, ऐसा बहुत ही डाउट जाता है। अच्छे से पढ़िएगा, अंग्रेजी साइड भी देख लीजिएगा, नोट लिखा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए पहला जो कथन है यही इसका सही उत्तर है। यहाँ पर हतोत्साहित आपको दिख रहा है, एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। ये कथन बिल्कुल गलत है दोस्तों, सही नहीं है। जो भी वैकल्पिक जो संकल्पनाएं और भ्रांति है, एक शिक्षक को जो है इस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि इसी से पता चलता है कि वो एक बालक जो है या बालिका जो है अधिगम कैसे कर सकता है। उनके सीखने सिखाने में ये जो है महत्वपूर्ण लाभ निभाता है। तो यही कथन जो है सही नहीं है और ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, आप इसका आंसर सभी बताइएगा। निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है? मानवतावादी, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक। तो देखिए दोस्तों, जो प्रलोभन है और पुरस्कार है, इसे सीखने के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है। यह जो है कथन व्यवहारात्मक जो है ये सिद्धांत कहता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर पुरस्कार का लालच दिया जाए, प्रलोभन दिया जाए, तो ये सीखने संबंधी जो है काम इसमें जो है बढ़ता है। तो ऑप्शन बी जो है व्यवहारात्मक, ये सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी इम्पॉर्टेंट 30 प्रश्न आपके सी टेट CDP के लिए, साथ ही साथ अदर राज्य के टेट एग्ज़ाम के लिए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम इसी चैनल पर झारखंड टेट एग्ज़ाम की भी तैयारी करा रहे हैं, तो जो भी वीडियो अपलोड है उन्हें भी आकर आप देख सकते हैं। CDP का, सी टेट का आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप CDP का कोई भी प्रश्न उठा लीजिए, आप उसको सॉल्व करके ज़रूर देखिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।